नमस्कार। सत्ता कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कहते हैं सत्ता से आम जनता को बहुत सारी आशाएं होती है और अलग अलग विभागों के साथ जब सत्ता एक रूप लेती है तो कहीं न कहीं प्रदेशवासी उसमें आशाओं के बीच में अपनी नई धुरी ढूंढते हैं। आज हमारे साथ शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा है, जिनसे हम बात करना चाहते हैं। डोटासरा साहब, आपका हार्दिक स्वागत है इसका। नमस्कार, धन्यवाद। क्या चुनौतियां थी इस शिक्षा विभाग को लेने के बाद आपके बीच? देखिए, बहुत बड़ा विभाग है और शिक्षा हमारी बुनियादी आवश्यकता है। इसके ऊपर बहुत काम करने की भी आवश्यकता है और समाज को अगर हम कुछ दे सकते हैं तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिससे हमारी जो नई पौध तैयार हो रही है, जो देश के राष्ट्र के निर्माण में उनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो वो जो हम पौध तैयार करते हैं वो एजुकेशन से ही होती है और उसमें विशेषकर एलिमेंट्री एजुकेशन। जिसकी एलिमेंट्री एजुकेशन मजबूत हो जाएगी और क्वालिटी की एजुकेशन अगर हमारा बच्चा लेगा तो मैं समझता हूँ उसका उसी तरीके से सर्वांगीण विकास होगा, जो हमारे आने वाले समय में हमारे देश के लिए, हम सब के लिए काम आएगा। एक चीज़ और भी है, जिस तरीके से राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, एक समय था जब 18वें स्थान पर शिक्षा का स्तर था और आज कहते हैं कि चौथे या 5वें स्थान पर है। ऐसी क्या चीज़ें हैं इस राजस्थान के बीच में कि हम पहले या दूसरे स्थान पर नहीं आ पा रहे? देखिए, राजस्थान भौगोलिक स्थिति से बहुत बड़ा प्रदेश है और वहाँ पर जो यूपीए सरकार के समय जो आरटी एक्ट आया, उसके बाद में जितनी विद्यालय होने चाहिए वो विद्यालय नहीं खुल पाए। हमने बहुत अच्छे प्रयास किए, लेकिन जो पिछले 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का गया, उन्होंने आरटी नॉर्म्स को दरकिनार करते हुए विद्यालय 20-22 हज़ार विद्यालयों को बंद कर दिया। तो आप बताइए, एक तरफ तो आरटी ये कहता है कि 1 किलोमीटर में प्राइमरी के बच्चे को एजुकेशन देनी होगी और मिडिल का बच्चा है तो उसको 2 किलोमीटर में एजुकेशन देनी होगी, और एक दूसरी तरफ ऐसी सरकार थी जो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर छोड़ के 5-5 किलोमीटर तक भी स्कूल बंद कर दिए। और जब आरटी नॉर्म्स का जो उनको ज्ञान कराया गया तो उन्होंने ट्रांसफ़र वाउचर देने की बात कही। मैं समझता हूँ वाउचर से आप किसी के खाते में पैसे डालने से वो बच्चा एजुकेशन के लिए नहीं आ पाता। उसको हमको उसके घर के पास में प्राइमरी एजुकेशन के लिए उसको सुविधाएं देनी पड़ेंगी, उसको पढ़ाना पड़ेगा। और जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को चाहिए प्रदेश में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाया। उसका एक प्रमुख जो कारण रहा कि हमारी जब 2008 से 13 में जो कांग्रेस की सरकार थी और यूपीए सरकार थी, तो जो भी पैसा सेंटर से आता था, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो चाहे अन्य कोई डिपार्टमेंट हो, उसमें 90% सेंटर से आता था और 10% पैसा स्टेट का होता था। मोदी जी के आने के बाद में, एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद में उसका 60-40 का रेशियो कर दिया। 60% केंद्र से आएगा, 40% स्टेट को देना होगा। आप बताइए कि स्टेट के पास में इतने संसाधन होते नहीं कि वो 40% पैसा दे सके। और इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि इसमें जो वेतन, सैलरी, तनख्वाह वगैरह जो हो जाता है, वो भी अधिकांश बजट उसी में खर्च हो जाता है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें आवश्यकता है हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्वच्छता के मापदंड से ले लीजिए चाहे और किसी मापदंड से, तो वो पूरा नहीं हो पाया। तो जो पिछले 5 साल में 60-40 का रेशियो और एनडीए सरकार और यहाँ की बीजेपी की सरकार के बीच में जो अच्छे मधुर संबंध नहीं होने के कारण से भी जो बजट में केंद्रीय हिस्सा हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इसलिए हमारा जो सिस्टम है वो एक तरीके से चरमरा गया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा में क्वालिटी की एजुकेशन मिले, हमारे सब बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा मिले और भौतिक संसाधन हो, इसके ऊपर ध्यान नहीं दे करके उन्होंने अपनी एक राजनीतिक हित साधने के लिए उन्होंने इस तरीके के प्रयोग करने शुरू किए जो आरएसएस की विचारधारा के थे। उन बच्चों में आरएसएस की विचारधारा को कैसे थोपा जाए, उनका ज़्यादा उनका वो रहा एजेंडा। तो मैं समझता हूँ इसीलिए आप देखिए, कभी वो साइकिल के कलर चेंज कर रहे थे, कभी वो हाफ पैंट के कलर चेंज कर रहे थे और जनता ने उनकी सरकार ही चेंज कर दी। तो उनके एजेंडे में एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं था, उनकी प्राथमिकता में नहीं होने के कारण से जो वांछित परिणाम हमें एजुकेशन में मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाए। लेकिन चूंकि अब गहलोत सरकार आने के बाद में हमने इसको प्राथमिकता के एजेंडे में लिया है। आपने देखा कि जो कैरियर गाइडेंस का जो पोर्टल है वो भी पूरे
पूरे देश में पहला राजस्थान से यहाँ से हमने लॉन्च किया है। कितने 26,000 टीचर्स को हमने अभी नियुक्त किया है। ये 5 साल तक नहीं कर पाए। जब सरकार बनी थी तो 1,15,000 के लगभग 3rd ग्रेड के टीचर खाली थे। ये लगभग 15 या 16,000 टीचर कर पाए। उसके अलावा उन्होंने लास्ट तक ले गए इसको और लास्ट में ले जा करके कोर्टों में अटका दिया, जो भर्तियों का और कोर्ट का सामना हमने करा के और अब जा करके इनको नियुक्ति दी। तो जब विद्यालय में भवन नहीं होंगे, वहाँ पर शौचालय नहीं होंगे, पढ़ने का जो बच्चे का जो टीचर नहीं होंगे, तो उसका सर्वांगीण विकास कैसे होगा? वो एजुकेशन जो हम चाहते हैं देना, वो कैसे ले पाएगी? जैसे 3rd ग्रेड टीचर के लिए तो बीजेपी गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारा किया होता है। नहीं, अब उनको पूछिए कि 5 साल सरकार थी, आपने कितने 3rd ग्रेड के भर्ती किए? और जब पहला बजट भाषण था मुख्यमंत्री जी का और हमारे कालीचरण जी सराफ उस वक्त शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने कहा था 1,15,000 की 3rd ग्रेड की भर्ती करेंगे, रीट को टेट को खत्म करके रीट लाएंगे। ये रीट लाए, टेट लाए, क्या नहीं लाए, आपने सबने हमने देखा होगा। 22,000 स्कूलें जरूर इन्होंने बंद कर दी। जब पद ही नहीं रहे तो आप भर्ती कहाँ से करोगे? आखिरी के 1.5-2 साल में तो गुर्जर आरक्षण के चलते राजनीतिक हित साधने के लिए उन्होंने भर्तियां ही नहीं निकाली। और 6-8 महीने रहे सरकार के, तब उन्होंने भर्तियां निकाली जो कोर्ट में जाकर के अटक गई। तो आप समझ सकते हैं कि 5 साल में विद्यालयों में टीचर देना उनकी प्राथमिकता में नहीं था, तो बच्चे की पढ़ाई उनकी प्राथमिकता में कैसे होता? आप समझा। अच्छा, जिस तरीके से आपने स्वच्छता की बात करी, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में स्वच्छता की बात हो रही है, आपने देखे हैं स्कूल, क्या आपको लगता है कि अभी भी स्वच्छता, शौचालय, ये सभी जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सारे नारे देते गए, क्या आज की इस स्थिति में क्या वो सुविधाएं मुहैया की जा रही है? देखिए, स्वच्छता तो प्रतिदिन हमारी दैनिक दिनचर्या में होनी चाहिए, और जब तक लोगों की समझ डेवलप नहीं होगी इसके मामले में, तब तक हम वो आंकड़ा हासिल नहीं कर सकते जो हम संपूर्ण स्वच्छता की और जिसकी बातें कर रहे हैं। मोदी जी का जो स्वच्छता का नारा था, वो उनकी जो ब्रांडिंग थी उसमें ज़्यादा चला गया। आज भी गांव में शौचालय की सुविधा नहीं है। जहां शौचालय बन गए वहां पानी की सुविधा नहीं है। जिन विद्यालयों में आप पीने को पानी बच्चों को नहीं हो, वहां आप टॉयलेट बना दो भले ही, लेकिन उसका जो सदुपयोग होना चाहिए वो नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता। उन्होंने जितना किया ठीक है, अच्छी बात है, जितना कर पाए कर लिया, लेकिन जो जितना काम की आवश्यकता थी हमारे बच्चों के लिए वो काम नहीं हो पाया, जिसके लिए हम लोगों को अब इसमें आगे बढ़ना पड़ा। क्या शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन होना चाहिए? जो शिक्षा का अभी जो जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, क्या रोजगार को लेके भी उसमें कुछ बात करनी चाहिए या किस तरीके से बच्चों तक पहुंचाना चाहिए? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो मैं समझता हूँ जो इंग्लिश मीडियम के लिए सीबीएसई पैटर्न के लिए बात कर रहे हैं, तो जब यूपीए सरकार थी तो हमारे यहाँ 189 या 88, 89, 90 के लगभग मॉडल स्कूल, विवेकानंद मॉडल स्कूल की घोषणा की थी, और वो होते होते स्वीकृति होते होते एनडीए गवर्नमेंट आ गई। एनडीए गवर्नमेंट में उनको जो चालू हो गए वो तो हो गए 134, उसके अलावा उन्होंने ये कॉन्सेप्ट ही बदल दिया और उसको बंद कर दिया। आज जो 134 हमारे विवेकानंद मॉडल स्कूल है, जिसमें सीबीएसई पाठ्यक्रम से निःशुल्क शिक्षा हमारे बेटे बेटी को दी जा रही है, जो इंग्लिश मीडियम जिसको अपन बोलते हैं, उसमें प्री प्राइमरी भी इन्होंने नहीं चालू किया। अब हमने इस बार 1 अप्रैल से जो प्री प्राइमरी चालू किया और 70 जो लाख रुपए हम लोग दे रहे हैं कि भाई इनके लिए हॉस्टल भी चाहिए प्री प्राइमरी, तो उनको और ज़्यादा आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। लेकिन चूंकि वो केंद्र से बजट आ रहा था, एक प्री प्राइमरी से लेकर के सीनियर तक जो मॉडल स्कूल है उसमें 10-10.5 करोड़ रुपए लगते हैं। तो अब राज्य सरकार के अपने सीमित संसाधन होते हैं, तो निश्चित रूप से जब केंद्र सरकार का जो प्रोजेक्ट था वो बहुत अच्छा था यूपीए का, लेकिन इन्होंने आते आते इस पे भी काम करना बंद कर दिया, जिसकी आवश्यकता। और एक जो रोजगारोन्मुखी एजुकेशन है उसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन वोकेशनल एजुकेशन के लिए भी जो केंद्र से बजट आता था वो धीमा पड़ गया, और धीमा पड़ने की वजह से आज जो वोकेशनल टीचर्स थे जो इस के लिए काम करते थे, उनके लिए भी तनख्वाह के लिए लाले पड़ गए। तो आप समझ सकते हो कि जो अच्छी है और हमारे बच्चों को दी जानी चाहिए उसके लिए केंद्र गंभीर नहीं रहा है पिछले 5 साल, और राज्य सरकार की प्रायोरिटी में भी पिछले 5 साल में ये विषय नहीं रहा है। इसलिए आज हमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और विद्यालयों में जो भौतिक संसाधन सुविधाएं होनी चाहिए, स्वच्छता के मापदंड के अनुसार होना चाहिए, हमारे बेटे और बेटी के लिए अलग अलग शौचालय होने चाहिए, वो कम है।
हम केवल उसमें इसके लिए एमएलए लेड में कोई दे देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो फिर उनके लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ में चारदीवारी भी नहीं है तो आप पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे भी नहीं लगा सकते, बच्चे भी सुरक्षित नहीं रहते हैं, भवन भी बहुत जगह दिक्कत वाली बात है। तो उसके लिए भी हम लोग केंद्र से संपर्क कर रहे हैं कि समसा के माध्यम से हमको और ज़्यादा बजट मिल जाए, जिससे जो सुविधाएं कमज़ोर हैं हमारे यहाँ वो सुविधाएं हम ज़्यादा ले आएँ। और इस दिशा में रोजगारोन्मुखी एजुकेशन के लिए हम सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। परंतु जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पिछली बार की सरकार, तो जबकि सरकार उनकी ही थी, वहाँ पे भी केंद्र में भी, यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार थी, जब वो आपस में अपना सामंजस्य नहीं बना पाए तो अब सरकारें अलग अलग, वहाँ बीजेपी की, यहाँ कांग्रेस की, क्या आपको लगता है ऐसा सामंजस्य बन पाए? दिक्कत तो आएंगी, लेकिन उनकी प्रायोरिटी में एजुकेशन नहीं था, हमारी प्रायोरिटी में एजुकेशन नंबर फर्स्ट है। तो इसका फर्क पड़ता है कि आदमी की इच्छा शक्ति और काम उसकी जो प्रायोरिटी है वो डिपेंड करती है। हमारी सरकार की, मुख्यमंत्री जी की ये प्रायोरिटी है कि हमारे बच्चे को, अगर हम प्राइमरी के बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, गुणात्मक एजुकेशन नहीं देंगे, संस्कारी शिक्षा नहीं देंगे, और हमारे जो सीनियर बच्चे हैं 9th-10th, उनको अगर वोकेशनल ट्रेनिंग या ऐसे तकनीकी का ज्ञान अगर हम नहीं देंगे, तो मैं समझता हूँ वो जो परिणाम हमें प्राप्त करने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। क्योंकि आजकल देखिए जो ट्रेंड है वो रोजगार पा लेता है, जो ट्रेंड नहीं है, केवल एजुकेटेड है, वो केवल एजुकेटेड है, उसके लिए सीमित जो है ना वो वैकेंसीज है। तो इसके लिए भी हमें इस ओर बढ़ना पड़ेगा। और जो इंग्लिश मीडियम का भी जमाना है तो इस विषय में भी हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से जो बच्चे का क्या टेस्ट है, क्या किस प्रकार से उनको इंग्लिश भी मिले, कंप्यूटर शिक्षा भी मिले। कंप्यूटर भी आप देखिए 3,500 विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित हुए हैं, उनको भी हमने रिव्यू बैठक की है। तो उसमें भी हमने कहा है कि भाई ये चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, इसका भी पता लगाओ, नहीं चल रहे हैं तो इनकी गारंटी पीरियड क्या है, नहीं है तो फिर नया अगर सेटअप तैयार करना तो उसके लिए आप प्रपोजल भेजिए। जो ग्रांट्स बच्चों को खेलने के लिए हों, छात्रवृत्ति के लिए हों या अन्य काम के लिए, वो ग्रांट्स का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है। 5 साल में कभी ये रिव्यू नहीं है। और मैंने 1 महीने के अंदर अंदर ये सब चीज़ रिव्यू कर ली कि जो पैसा जा रहा है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, स्कूलों में जा रहा है, उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिस बच्चे को जो लाभ, जिस ग्रांट मिलनी चाहिए वो उस तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारी प्रायोरिटी में है, इसलिए इसको बेहतर तरीके से करेंगे। एक बीच में आपने एक बात बोली कि खेलकूद को लेके खासकर जो बात कह रहे हैं, राजस्थान से इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं निकल पा रहे, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से ही लेके आगे तक ऐसी कोई एजुकेशन उनको नहीं मिल पा रही, या उनको मोटिवेट नहीं किया जाता कि ये अच्छा फुटबॉल खेल सकता है, या ये अच्छी हॉकी खेल सकता है, या अच्छा वॉलीबॉल खेल सकता है। तो क्या सरकार इस पे भी काम कर रही है? देखिए, खेलों के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि उससे शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होते हैं। तो जो टीचर, शारीरिक शिक्षक जिनको पीटीआई अपन बोलते हैं, उसके लिए भी इन्होंने मापदंड रख रखा था कि 120 बच्चे होंगे तो ही वो पद होगा। इनको तो क्या बचत दिख रही थी पिछले 5 साल में कि बचत किस में होती है, टीचर कितने बच जाएं, उसकी तनख्वाह कितनी बच जाए। तो मैं समझता हूँ ये विषय बचत का नहीं है, ये हमारे देश के, हमारे प्रदेश के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है कि हम अगर बच्चे को एजुकेटेड करेंगे, अगर 5 बच्चे भी खेल रहे हैं और उनको अगर कोई शारीरिक शिक्षक खिला रहा है, उसमें से एक ने नेशनल में हमारा नाम कर दिया, इंटरनेशनल में नाम कर दिया, तो हमारा उद्देश्य सफल हो गया। लेकिन निश्चित रूप से जो खेल की सुविधाएं विद्यालयों में खेल ग्राउंड के रूप में होनी चाहिए वो नहीं है। केवल नरेगा के माध्यम से थोड़ा बहुत खेल ग्राउंड के लिए बात कर रहे हैं। हमने इस पर भी चर्चा की है कि हम खेल की किस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराएं, किस प्रकार से उन विद्यालयों में पीटीआई का जो मापदंड है उसको भी हमने रिव्यू करने की बात कही है कि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि साहब 120 पे ही हो। अगर अच्छे बच्चे खेलने वाले हों तो मैं समझता हूँ इस पदों को भी और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो काम करने की गुंजाइश बहुत है, लेकिन चूंकि जो बजट होता है वो मायना रखता है हर चीज़ में, तो वो सीमित रहता है। और उसमें केंद्र सरकार, एनडीए गवर्नमेंट का जो 60-40 वाला जो रेशियो किया गया, उससे राजस्थान या किसी भी प्रदेश के जो विकास होना चाहिए उस पर ब्रेक लगा है। वागड़ क्षेत्र जो खासकर प्रतापगढ़ और आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर शिक्षा की इतनी ज़्यादा पकड़ नहीं है, शिक्षा विभाग भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे लचर दिखे हैं आज तक। तो आपको क्या लगता है कि क्या वहाँ पे कुछ नई सोच आप लोग पैदा करें? निश्चित रूप से बागड़
क्षेत्र है, टीएसपी का एरिया है, चाहे आदिवासी इलाका है, उसमें हमारे बच्चों को जो पढ़ने के लिए सुविधाएं मिलनी चाहिए उसमें काफ़ी समय से कमी थी। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोगों ने जो टीएसपी क्षेत्र है उसमें भी टीचर्स काफ़ी बढ़ाए हैं, वहाँ पर भी हम लोगों ने जो सुविधाएं हैं उसमें भी विकास किया है। तो उसको और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो पिछड़े हैं उनको अगर अगड़ों की श्रेणी में लाएंगे तभी तो विकास सही मायने में होगा। समानता का अधिकार होना चाहिए। गरीब का बेटा भी ये चाहे कि मुझे भी जो धनाढ़ लोग जो अच्छी एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं वो हमें भी मिले, तो उसके लिए भी हम सब लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। तो जिस इलाके की आप चर्चा कर रहे हैं, चाहे बांगड़ का हो, चाहे आदिवासी इलाका हो, चाहे टीएसपी क्षेत्र हो, उसमें भी हम लोगों को और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। इस बात की ओर हमारा पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित है। सत्ता कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा से। एक रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए।